मैंने एक एक शब्द का हिंदी अर्थ आपको बताया है। जो भी कठिन वर्ड था उसका हिंदी अर्थ तो मैंने आपको जरूर बताया है। हे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर यानी ए गर्ल विद ए बास्केट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। ए गर्ल विद ए बास्केट का हिंदी अर्थ होगा एक टोकरी के साथ एक लड़की या फिर एक टोकरी लिए हुए एक लड़की। इस चैप्टर को विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। ए गर्ल विद ए बास्केट इनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अपने इस निबंध में विलियम सी डगलस ने क्या लिखा है, इसकी संक्षिप्त जानकारी के लिए सबसे पहले हम इसके अबाउट द लेसन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अबाउट द लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस यानी ए गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। हु केम टू इंडिया जो भारत आए आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री देश के विभाजन के बाद इन 1950 1950 में। पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन। यानी ए गर्ल विद ए बास्केट को विलियम सी डगलस ने लिखा है जो 1950 में देश के विभाजन के बाद भारत आए। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। एट दैट टाइम यानी उस समय इंडिया वाज फुल ऑफ इंडिया भरा हुआ था रिफ्यूजीज शरणार्थियों से। यानी उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। हु वेयर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान। हु वेयर ड्राइवन अवे जो भगा दिए गए थे बाय द कम्युनल फैनेटिसिज्म सांप्रदायिक धर्मांधता के कारण या फिर सांप्रदायिक कट्टरता के कारण ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के। कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, फैनेटिसिज्म मतलब होता है धर्मांधता या फिर कट्टरता। यानी उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था जो पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरता के कारण भगा दिए गए थे। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस उन्हें एक अद्वितीय अनुभव हुआ। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर अद्वितीय अनुभव हुआ। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन कई शरणार्थी बच्चे वेयर सेलिंग बेच रहे थे स्मॉल आर्टिकल्स छोटी चीज़ें लाइक बास्केट एंड फैन जैसे कि टोकरियाँ और फैंस यानी पंखे। यानी बहुत सारे शरणार्थी बच्चे टोकरियाँ और पंखे की तरह छोटी चीज़ें बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। ही वॉज इम्प्रेस्ड वह प्रभावित हुए विद ए लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की से ऑफ 9 ईयर्स 9 वर्ष के। वह एक 9 वर्ष की छोटी लड़की से इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुए। दिस एस्से इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। दिस एस्से यह निबंध इज द रिकलेक्शन याद है, अनुस्मरण है। रिकलेक्शन मतलब होता है याद या फिर अनुस्मरण। ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस उनके बहुमूल्य अनुभवों का। यानी यह निबंध उनके बहुमूल्य अनुभवों का याद है या फिर अनुस्मरण है। यानी अबाउट द पोएम में राइटर ने लिखा है कि एक टोकरी के साथ एक लड़की विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है जो 1950 में देश के विभाजन के बाद भारत आए। एट दैट टाइम उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था जो पाकिस्तान के सांप्रदायिक धर्मांधता के द्वारा भगा दिए गए थे। उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर एक अद्वितीय अनुभव हुआ। कई सारे शरणार्थी बच्चे टोकरियां और पंखों की तरह छोटे सामान बेच रहे थे। वह एक 9 वर्ष की छोटी लड़की से बहुत प्रभावित हुए। यह निबंध उनके बहुमूल्य अनुभवों की याद है। अब इस चैप्टर का व्याख्या देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। राइटर लिखते हैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट मैं छोड़ दिया था न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली को फॉर द हिमालयाज हिमालय के लिए। यानी मैं हिमालय के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ दिया था, अर्थात मैं न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर रवाना हो गया था। राइटर न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर जा रहे हैं। आई जहाँ भी आया है राइटर अपने लिए लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग मुझे जाना था एज फार एज बरेली बरेली तक बाई ट्रेन ट्रेन से। एंड देन और फिर बाई कार टू रानीखेत रानीखेत तक कार से। यानी मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और फिर रानीखेत तक कार से। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। अब रानीखेत के बारे में राइटर लिखते हैं कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो अंग्रेजी सेना की पहाड़ी स्टेशन था। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी का मतलब होता है अंग्रेजी सेना। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइज। लोकेटेड स्थित था ऑन ए 6000 फुट राइज 6000 फुट पर्वत श्रृंखला पर। राइज का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज।
जो अपोजिट सामने था 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ और स्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ, यानी बर्फ से ढके हुए 120 मील फैले हुए हिमालय के ठीक सामने। यानी जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था वह बर्फ से ढके हुए 120 मील में फैले हिमालय के सामने 6000 फीट पर्वत श्रृंखला पर लोकेटेड यानी स्थित था। राइज का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। यानी रेलगाड़ी धीरे चल रही थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकावट पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था, द डोर, दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर वॉकड यानी टहलता था। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। राइटर लिखते हैं कि मैं हिमालय के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था, अर्थात मैं न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर रवाना हो गया था। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और फिर कार से रानीखेत, जो कि अंग्रेजी सेना का पर्वतीय स्टेशन है, जो बर्फ से ढके हुए 120 मील में फैले हिमालय के 6000 फुट ऊंचे पर्वत श्रृंखला के सामने लोकेटेड यानी स्थित है। ट्रेन धीरे चल रहा था और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकता था। प्रत्येक रुकावट पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफार्म पर टहलता था। ये राइटर कह रहे हैं अपने बारे में। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद द पीपल। अब प्लेटफार्म पर ये क्या देखते हैं उसको लिखते हैं कि द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड, यानी प्लेटफार्म भरे होते थे। किनसे? सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सोल्डर्स, सिपाहियों, मर्चेंट्स, व्यापारियों, प्रिएट्स, पुजारियों, पाटर्स, कुम्हारों, बेगर्स, भिक्षुकों, हाकर्स यानी फेरी वालों से। यानी प्लेटफार्म्स सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुम्हारों, भिक्षुकों और फेरी वालों से भरे होते थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. Almost everyone, लगभग प्रत्येक लोग, was barefoot, नंगे पैर होते थे, barefoot यानी नंगे पैर, and dressed और पहने होते थे, in loose white garments, ढीले और सफ़ेद garments यानी वस्त्र, अर्थात लगभग सभी लोग नंगे पैर होते थे और ढीले सफ़ेद वस्त्र पहने होते थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people, मैं कम से कम 3 लोगों से पहले पूछता था। एटलीस्ट मतलब कम से कम। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मैं आई कुड फाइंड पाता था वन हु, एक को, हु जो स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकता था। यानी राइटर लिखते हैं कि पहले मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, तब मुझे एक मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। यानी जब वह 3 लोगों से बात करते थे तो उनमें से केवल एक मिलता था जो अंग्रेजी जानता हो, वह अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। वी वुड टॉक, हम बातचीत करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक घटनाक्रमों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। मेजर टॉपिक मतलब महत्वपूर्ण विषय। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के न्यूज यानी खबर में प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुए रहते थे। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होना। यानी हम सांसारिक घटनाक्रमों और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते थे जो उस दिन के खबर में उत्पन्न हुए रहते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, इसी तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट, प्राप्त करने का, ए फील, एक भावना, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के व्यवहार का। यानी इसी तरीके से मैं राष्ट्र के व्यवहार का भावना पाने का प्रयास कर रहा था। एंड चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। एंड चेकिंग और जांच रहा था ओपिनियन विचारों को, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। ऑफिशियल एटीट्यूड यानी सरकारी विचार, रिपोर्ट्स यानी विवरण, और मैं विवरणों और सरकारी व्यवहारों के विरुद्ध लोगों का विचार जांचता था। यानी इसी तरीके से मैं राष्ट्र के भावनाओं को पाने का प्रयास करता था तथा सरकारी विचारों और विवरणों के विरुद्ध लोगों के विचार को जांचता था। यानी राइटर इसमें लिखते हैं कि प्लेटफार्म सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुम्हारों, भिक्षुकों तथा फेरी वालों से भरे हुए होते थे। लगभग सभी लोग नंगे पैर होते थे तथा ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए रहते थे। पहले जब मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था तब मुझे एक मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। हम सांसारिक घटनाक्रमों और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते थे जो उस दिन के न्यूज में, जो उस दिन के खबर में उत्पन्न हुए रहते थे। इसी तरीके से मैं राष्ट्र के भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था तथा सरकारी व्यवहारों और विवरणों के विरुद्ध लोगों का विचार जांचता था।
द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट यानी रास्ता ले थ्रो होकर जा रहा था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, भारत के कृषि समृद्ध क्षेत्रों से, यानी रास्ता भारत के कृषि समृद्ध क्षेत्रों से होकर जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस वाज यह था प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का ऊपरी मैदान। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तल से, सी लेवल यानी समुद्र तल से 1000 यानी 1000 फीट ऊंचा है, बट ट्रॉपिकल लेकिन गर्म है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण या गर्म। यानी यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा है लेकिन ट्रॉपिकल यानी उष्ण है या फिर गर्म है। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड सॉलन विद फ्लड वाटर्स। गंगा यानी गंगा नदी सोलन उफन रही थी विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। गंगा बाढ़ के पानी से उफन रही थी। वाज ब्राउन सिल्ट, और इसके पानी में भूरे सिल्ट घुले हुए थे, अर्थात गंगा नदी का पानी मटमैला हो गया था। यानी गंगा नदी बाढ़ के पानी से उफन रही थी तथा इसके पानी मटमैले हो गए थे। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग, यह डुबो रही थी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ खेतों को, ऑफ राइस, चावल के, यानी यह चावल के हजारों एकड़ खेतों को डुबो रही थी। इनंडेटिंग मतलब होता है जल प्लावन यानी डुबोना। यानी गंगा नदी बाढ़ के पानी से उफल रही थी, इसका पानी मटमैला हो गया था, यह चावल के हजारों एकड़ खेतों को डुबो रही थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। यानी जब कभी उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? जंगल। तो वही लिखते हैं टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घास का बड़ा विस्तार था। एक्सपेंस मतलब होता है विस्तार। हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन, हायर देन जो ऊंचे होते थे, ए मैंस हेड एक आदमी के सिर से, एंड अनब्रोकन और सतत होते थे, लगातार होते थे। अनब्रोकन मतलब जो टूटा ना हो, यानी लगातार या फिर सतत। यानी जो घास होते थे वो आदमी के सिर से ऊंचे होते थे तथा अनब्रोकन यानी सतत होते थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ द ट्रीज, एक्सेप्ट मतलब अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा ओकेशनल कहीं कहीं क्लम्प ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का झुरमुट था। क्लम्प मतलब होता है झुरमुट, यानी उन लंबे घासों के अलावा कहीं कहीं पेड़ों का झुरमुट था। और पेड़ों का झुरमुट क्या होता था? द होम ऑफ द टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। द होम जो घर होते थे ऑफ टाइगर्स, बाघों के, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथन्स अजगरों के, एंड कोबराज और बिचैले नागों के। यानी कहीं कहीं पेड़ों का झुरमुट था जो बाघों, हाथियों, अजगरों तथा बिचैले नागों का घर था। एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ तक। द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे, घासों का बड़ा विस्तार था जो आदमी के सिर से भी ऊंचे होते थे तथा सतत यानी लगातार होते थे। इसके अलावा कहीं कहीं पेड़ों का झुरमुट होता था जो बाघों, हाथियों, अजगरों तथा बिचैले सर्पों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, एवरीवेयर एल्स कहीं कहीं देयर वाज ए फ्लैट लैंड समतल भूमि थी, रनिंग टू द हॉरिजन क्षितिज तक जाती हुई। हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज ऐसे स्थान को बोलते हैं जहाँ पे स्काई और अर्थ यानी आसमान और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कहीं कहीं क्षितिज तक जाती हुई समतल भूमि थी। बट डाटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बनियान ट्रीज, बट डाटेड लेकिन लगे हुए होते थे, हियर एंड दियर यहाँ और वहाँ, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री पवित्र बरगद के पेड़, लेकिन यहाँ और वहाँ बरगद के पेड़ भी लगे हुए होते थे। आर अथवा बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, अथवा पाकड़ के वृक्षों का कतार होता था। रो मतलब होता है कतार या पंक्ति। शेप्ड लाइक इल्म्स, जिनका आकार, शेप्ड मतलब आकार, जिनका आकार लाइक होता था इल्म्स, इल्म के वृक्षों की तरह, जिनका आकार इल्म के वृक्षों की तरह होता था। इल्म एक वृक्ष का नाम है जो कि थोड़ा रफ होता है, खुरदुरा होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके तनाएं मोटे तथा मुड़े हुए घुमावदार होते थे। किनके तनाएं? बरगद के वृक्षों तथा पाकड़ के वृक्षों के। यानी राइटर लिखते हैं कि कहीं कहीं क्षितिज तक जाती हुई समतल भूमि होती थी, लेकिन यहाँ और वहाँ पवित्र बरगद के वृक्ष लगे हुए होते थे अथवा पाकड़ के वृक्षों का कतार होता था, जिनका आकार इल्म के वृक्षों की तरह तथा तनाएं मोटी और घुमावदार होती थीं। ट्रंक्स का मतलब होता है तना, थिक का मतलब मोटा, ट्विस्टेड का मतलब घुमावदार या फिर मुड़ा हुआ। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट का मतलब होता है गर्म और ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र या फिर नम। यानी गर्म और नम हवाएं वाज मूविंग चल रही थी इन द फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से, यानी दक्षिण और पश्चिम से गर्म और नम हवाएं चल रही थीं। मंकीज यानी बंदरों, अब बंदरों के बारे में राइटर लिख रहे हैं। सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, उनमें से कुछ माताएं अपने बच्चों को चिपकाए हुए, क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुए, राइडिंग अंडरनीथ नीचे आ जाती थीं, स्वंग ऑफ द ट्रीज पेड़ों से कूदकर, एट द स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर द फूड भोजन की तलाश में। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना।
यानी जो माताएं होती थीं, जो बंदरियां होती थीं, वो पेड़ों से कूदकर स्टेशन पर नीचे आ जाती थीं, लुकिंग फॉर द फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में। यानी स्टेशन के अगल बगल जो पेड़ लगे होते थे उस पे बंदर जो होते थे, उनमें जो माताएं होती थीं वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए भोजन की तलाश में कूदकर स्टेशन पर नीचे आ जाती थीं। द विलेज वी पास्ट, गांव जिससे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ, उसकी दीवारें बनी हुई थी, मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, काउ डंग यानी गोबर और पानी के मिश्रण के मिट्टी से। यानी जिस गांव से हम गुजरे, राइटर लिखते हैं कि जिस गांव से हम गुजरे उसकी दीवारें मड मेड ऑफ बनी हुई थी, किसकी बनी हुई थी? मड यानी कीचड़ की, मड का मतलब होता है कीचड़ या फिर गीली मिट्टी, मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, गाय के गोबर और पानी से मिले हुए, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रण, यानी घरों की दीवारें गाय के गोबर और पानी के मिश्रण से बनी हुई मिट्टी से बनी हुई थीं। दियर पिक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, दियर पिक्ड रूफ्स, उनका ऊपरी छत, वेयर थैच्ड लगा हुआ था, किसका लगा हुआ था? बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बाम्बू पोल्स, घासों के गट्ठर से, टाइड टू बाम्बू पोल, जो बांस के खंभे में बंधे होते थे, टाइड का मतलब बंधा हुआ, बाम्बू मतलब बांस, पोल का मतलब खंभा, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और कड़ी के चारों ओर फैले हुए थे, रैफ्टर का मतलब होता है कड़ी, स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उनकी छतें लगी हुई थी, किनकी छतें? जो गांव में घर बने हुए थे मिट्टियों की, उनकी छतें लगी हुई थी, किसकी लगी हुई थी? बांस के खंभों से बंधे हुए घास के गट्ठरों से, जो कड़ी के चारों ओर फैले होते थे। बेसिकली राइटर इसमें गांव में जो झोपड़ियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वही राइटर यहाँ पे बताते हैं कि गांव जिससे हम गुजरे उसकी दीवारें गाय के गोबर और पानी के साथ मिश्रित हुई मिट्टी से बनी थी तथा उनकी ऊपरी छतें बांस के खंभे में बंधे हुए घास के गट्ठरों से बनी हुई थी, जो कड़ी के चारों ओर फैले थे। दैट दे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, कद्दुओं की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, जो उन पर चढ़ गई थी, किन पर? उन घरों के छतों पर। वेयर इन ब्लूम, उनमें फूल लगे हुए थे, यानी उन दिनों पंपकिन यानी कद्दू की लताएं उन पर चढ़ी हुई थीं और उनमें फूल लगे हुए थे। ब्लूम का मतलब होता है फूल लगना। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेव वॉल, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो, पीले रंग का स्ट्रिक्स यानी धारियां, पत्तियां ट्रेलिंग लटक रही थीं, ओवर ड्रेव वॉल, पूरे भूरे दीवार पर, ड्रेव का मतलब होता है भूरा या धूसर, यानी पूरे भूरे दीवार पर पीले रंग की धारियां लटक रही थीं। स्ट्रिक्स का मतलब होता है धारियां, ट्रेलिंग मतलब लटकना, मतलब हो जाएगा उन दिनों कद्दू की लताएं उन पर चढ़ी हुई थीं तथा उनमें फूल लगे हुए थे और पूरे धूसर दीवार पर या फिर पूरे भूरे दीवार पर पीले रंग की पत्तियां लटक रही थीं। आप जानते होंगे जो कद्दू में फूल लगते हैं वो पीले होते हैं, तो वही राइटर लिखते हैं कि पीले रंग की धारियां लटक रही थीं, जो फूल लगे हुए थे वो एक धारी की तरह प्रतीत हो रहे थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरा नियम, ऑफ टॉकिंग विद पीपुल लोगों के साथ बातचीत करने का, वाज इंटरप्टेड बाधित हो गया। यहाँ राइटर लिखते हैं कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों के साथ बातचीत करने का नियम बाधित हो गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, एलाइटेड का मतलब होता है उतरना, कहाँ से उतरे? ट्रेन से। राइटर लिखते हैं कि जैसे ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों ओर, यानी जैसे ही मैं उतरा मेरे चारों ओर छोटे बच्चों का एक समूह इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, कैसी टोकरियां बेच रहे थे? हैंड ओवन हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की टोकरियां, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स साधारण आकृति और रूपरेखा के साथ, यानी जो बच्चे थे वो हाथ से और सरकंडे की बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे जिन पर साधारण आकृतियां और रूपरेखा बना हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, दे हेल्ड वे पकड़े हुए थे, द बास्केट हाई टोकरियों को ऊंचाई पर, यानी वे टोकरियों को ऊंचाई पर पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स और शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर, बट लेकिन कन्वेइंग कह रहे थे, अनमिस्टेकेबली बिना गलती के, दियर डिजायर अपनी इच्छाओं को, अनमिस्टेकेबली मतलब बिना गलती के यानी सही रूप से, यानी जो बच्चे थे वो अपने टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे और कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। लेखक कहते हैं कि मैं उनको नहीं जान पा रहा था, यानी वो उनकी भाषाओं को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वे अपनी इच्छाओं को सही रूप से कह रहे थे। कौन? बच्चे। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, राइटर अब बता रहे हैं कि ये बच्चे कौन होते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, व्हेन जब पार्टीशन विभाजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच वाज डिक्रीड घोषित हुआ, यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन घोषित हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स,
यानी सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग पुल्ड अप उखड़ गए दियर रूट्स अपने जड़ से एंड चेंज और बदले दियर रेसिडेंट्स अपने आवास को। यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन घोषित हुआ तब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अपने जड़ से उखड़ गए तथा अपने आवास को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन 90 लाख पीपल लोग लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़े एंड केम टू इंडिया और भारत आए। यानी 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़े और भारत आए। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इस तरह से 9 मिलियन में हो जाएगा 90 लाख। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के डर के कारण भागकर। यानी 90 लाख लोग पाकिस्तान से धार्मिक कट्टरता के कारण डर कर भाग कर भारत आए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वे गरीब लोग थे जब वो शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? अपनी यात्रा। जब वहाँ से चले थे पाकिस्तान से लोग तो क्या थे? गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे एज बिगेन दियर लॉन्ग ट्रेक, दे वेयर पुअरर, वे और भी गरीब होते गए। दे बिगेन टू दियर लॉन्ग ट्रेक, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की। यानी जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की वो और भी गरीब होते चले गए। फार ऑल दे कुड कैरी, वे सभी वस्तुएं जो ले आ सकते थे, कैरी मतलब ले जाना, वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, वो थोड़ा भोजन था एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनसे संबंधित कुछ चीज़ें थी। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संबंधित। यानी जो लोग अपनी लंबी यात्रा, अपनी लंबी जर्नी स्टार्ट किए थे, पाकिस्तान से भारत आए, वो पहले से ही गरीब थे और जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की वो और भी गरीब होते चले गए। वो जो भी कुछ चीज़ें ला सकते थे उनमें केवल थोड़ा भोजन था और उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं थी। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनके पास से भोजन समाप्त हो गया। आउट ऑफ फूड, उनके पास से भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगिन टू फेल, वे गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड, सड़कों के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे। यानी उनके यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिन बाद वे भूख के कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए और मर गए जहाँ वे गिरे। यानी जहाँ वे गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन आर सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। यानी जो बच करके भारत आ गए थे उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे और बच्चियां इन टोकरियों को बेच रहे थे। दे आर दियर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स, वे उनके माता पिता अथवा रिश्तेदार। हैड गैदर्ड इन द सिटी, शहर में इकट्ठा हो गए थे। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। सेटिंग अप स्टॉल, अपनी छोटी दुकानें सेटिंग अप स्थापित कर दिए थे। स्टॉल का मतलब होता है छोटी दुकान और सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीज़ों का निर्माण कर रहे थे। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट, ट्राइंग प्रयास कर रहे थे। टू मेक ए लिविंग, एक जीविका बनाने का। इन द मार्केट, बाजार में। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ युक्त था या फिर भीड़ से भरा हुआ था। यानी वे, उनके माता पिता अथवा रिश्तेदार, वे कौन? वही शरणार्थियों के बच्चे, एक छोटी दुकान को स्थापित करके शहर में इकट्ठा हो गए थे तथा साधारण चीज़ों का निर्माण करके बाजार में जीविका बनाने या फिर जीविका अर्जित करने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ऐसे बाजार में जो पहले से ही भरा हुआ था या फिर भीड़ भाड़ युक्त था। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास शेड्स, दे लिव्ड, वे रहते थे। इन क्लोथ्स एंड ग्रास शेड्स, कपड़े और घास के छप्परों में। यानी वे कपड़े और घास के छप्परों में रहते थे। डेट लाइंड इन स्ट्रीट्स, जिनका गलियों में कतार था। स्ट्रीट्स का मतलब होता है गली, लैंड का मतलब कतार या फिर पंक्ति। मतलब वे कपड़े और घास के छप्परों में रहते थे जिनका गलियों में कतार था। यानी जो गलियों में उनके घर थे वो एक लाइन से थे, एक कतार से थे। द प्लीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, प्लीजेंट्स का मतलब होता है किसान। इन शरणार्थियों के बीच किसान हैड बीन एकस्टम्ड, अभ्यस्त हो गए थे। एकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना या फिर आदी हो जाना। यानी जो इन शरणार्थियों के बीच किसान थे वो अभ्यस्त हो गए थे। टू लिटिल ऑल दियर लिव्स, थोड़े में ही जीने का। मतलब जो इन शरणार्थियों के बीच किसान थे वो थोड़े में ही जीने के अभ्यस्त हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड, द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषक के परिवार का वार्षिक आय, डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होता। ऑन एन एवरेज, एक औसत से, $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100। यही टाइटल लिखते हैं कि इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वो कम में ही जीने के अभ्यस्त हो गए थे। एक कृषक के परिवार का वार्षिक आय अधिक नहीं होता। एक औसत के अनुसार, एक औसत से एक साल में $100। यानी राइटर बता रहे हैं कि एक साल में कृषक परिवार का वार्षिक आय औसतन $100 होता होगा।
द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट ए डे। औसत अयोग्य मजदूर मेक्स बनाता है 30 सेंट ए डे, एक दिन में। यानी औसत अयोग्य मजदूर जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, अयोग्य है, वो एक दिन में 30 सेंट बनाता है यानी कमाता है। आर लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम। यानी औसत अयोग्य मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम। देयर इज 1 मील ए डे, उनका एक दिन का भोजन। एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज। अब राइटर यहाँ पे उन शरणार्थियों का, उन मजदूरों का एक दिन का भोजन बताते हैं कि उनके एक दिन के भोजन में एक प्याज, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरा दाल, बाउल का मतलब कटोरा होता है, परहैप्स शायद, ए वीट ऑफ गोट चीज, बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का एक टुकड़ा। यानी जो उनके एक दिन के भोजन में होता था वो एक प्याज था, रोटी का एक टुकड़ा था, दूध के साथ एक कटोरा दाल और शायद बकरी के दूध से बना हुआ थोड़ा पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। यानी नो टी चाय नहीं, नो कॉफी काफ़ी नहीं, नो फैट नहीं, नो स्वीट कोई मिठाई नहीं, नो मीट कोई मांस नहीं। यानी उनको चाय, कॉफ़ी, फैट, मिठाई और मांस नहीं मिलता, यानी ये उनके भोजन में नहीं होता। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक साल में $100 इज नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते। यानी एक साल में $100 एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते। इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी ये छोटा अमाउंट, छोटा धन, इज हार्ड, कठिन है, टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचकर कमाना, टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। यानी इतने गरीब लोगों का इनको बेचकर, किनको बेचकर? टोकरियों को बेचकर। यानी राइटर लिखते हैं कि एक साल में $100 एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते, फिर भी इतना छोटा धन, इतने गरीबों का लोगों को टोकरी बेचकर कमाना मुश्किल है, कठिन है। दैट नो डाउट इज द रीजन, इसमें संदेह नहीं है कि यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये सब छोटे बच्चे, डिस्किंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, मुझ पर टिड्डे की तरह टूट पड़े। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डा। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट दे हैड सीन। आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी, वॉज डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट, बहुत अधिक विश्वसनीय बाजार था, दे हैड सीन, जो वे लोग देखे थे। यानी राइटर लिखते हैं कि मैं एक अमेरिकी, निस्संदेह एक आशाजनक बाजार था जो वे लोग देखे थे। यानी राइटर को देखकर विलियम सी डगलस को बच्चे जब देखते हैं स्टेशन पर, तो इनको देखकर चारों तरफ से बच्चे इनको घेर लेते हैं। क्यों घेर लेते हैं? बच्चों को लगता है कि ये इनके टोकरी को खरीद लेंगे। आगे देखिए। आई बाट 1 टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। आई बाट, मैंने खरीदा, 1 टाइनी बास्केट, एक छोटी टोकरी, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आने में। यानी राइटर लिखते हैं कि मैंने कुछ आने में एक छोटी टोकरी खरीदा। इनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और उससे थोड़ा अधिक देकर एक फल की टोकरी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, और ₹1 में रद्दी कागज रखने वाली सुंदर टोकरी। ए लवली सेविंग बास्केट्स फॉर ए रूपी, सेविंग मतलब सिलाई का सामान, और ₹1 में एक प्यारा सा सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी। ए फ्यू फैंस फॉर एन अनाज और 2 ए पीस, और एक अथवा 2 आने में कुछ पंखे खरीदे। यानी राइटर क्या क्या लेते हैं? कुछ आने में एक छोटी टोकरी, उससे थोड़ा सा अधिक देकर फल रखने की एक टोकरी, ₹1 में रद्दी कागज रखने की टोकरी, सिलाई का सामान रखने के लिए ₹1 में एक प्यारा सा टोकरी, और एक अथवा 2 आने में कुछ पंखे खरीदे। अब इतना सामान राइटर ले लेते हैं उन बच्चों से। माई आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरे हाथ भर गए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। यानी राइटर अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, इनके हाथ सामानों से भर गए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, बच्चे नज़दीक आ गए थे, शाउटिंग दियर वेयर्स, और अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। यानी बच्चे उनके पास आकर अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वेयर्स का मतलब होता है सामान। आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था, कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, चलने में असमर्थ। यहाँ राइटर लिखते हैं कि मैं पूर्ण रूप से घिरा हुआ, चलने में असमर्थ एक कैदी था। प्रिजनर मतलब होता है कैदी। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर्स वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, अग्रेसिव आक्रामक, वेंडर विक्रेता, यानी सबसे अधिक
परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। यानी सबसे अधिक परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारा टोकरी था, विद हैंडल, हैंडल के साथ यानी हत्थे के साथ, यानी उसके पास हत्थे के साथ एक प्यारा टोकरी था। वो जो टोकरी ली थी उसमें हत्था लगा हुआ था पकड़ने वाला। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, एंड सी वांटेड, और वह चाहती थी ए रुपी, 1 रुपये, एंड हाफ, और आधा, फॉर इट, इसके लिए, यानी 1 रुपये और आधा रुपये, ऐसे 1.5 रुपये, यानी वह इस टोकरी के लिए 1.5 रुपये चाहती थी। आर अथवा अबाउट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट, यानी वह इस टोकरी के लिए 1.5 रुपये अथवा लगभग 30 सेंट चाहती थी। कौन? वह 9 वर्ष की लड़की। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर तर्क देने वाली सहयोगी थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। टीयर्स का मतलब आंसू। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, सी प्लीडेड, वह प्रार्थना कर रही थी, एंड बेग्ड, और मांग रही थी और कह रही थी, इन टोन्स, ऐसे लय में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी भी हृदय को रिंग, झकझोर दे। रिंग का मतलब होता है झकझोरना या फिर मरोड़ना, यानी उसके आंखों में आंसू थे। वह इस लय में मांग रही थी, वह इस लय में प्रार्थना कर रही थी जो किसी भी हृदय को झकझोर दे। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे हाथ भर चुके थे। राइटर के जो हाथ थे वो भर गए थे सामानों से। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर एनदर बास्केट, और न ही मुझे किसी अन्य टोकरी की ज़रूरत थी। यानी राइटर लिखते हैं कि मेरे हाथ भी भर गए थे और मेरे पास कोई जगह नहीं था और न ही मुझे किसी अन्य टोकरी की ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, अपने टोकरियों और पंखों को बैलेंसिंग यानी संतुलित करते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की दाहिनी थैली में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। हैंडफुल चेंज, मुट्ठी भर सिक्के। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, परहैप्स मतलब शायद, शायद सभी 15 सेंट थे, यानी जो उन्होंने अपने पॉकेट से निकाला ये बताते हैं कि ये शायद 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट दैट यंग गर्ल हैड इम्प्रोंगली बिफोर मी, आई डिपोजिट इन द बास्केट, मैंने टोकरी में डाल दिया, जमा कर दिया। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। दैट, जो, द यंग गर्ल, छोटी लड़की, हेल्ड इम्प्रोलंगरी, विनय पूर्वक पकड़ी हुई थी, बिफोर मी, मेरे सामने। यानी राइटर बताते हैं कि बाएं हाथ में अपने टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए मैंने अपने कोट की दाएं पॉकेट में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाले, लगभग सभी 15 सेंट थे, जो मैंने उस छोटी लड़की के टोकरी में डाल दिया जो मेरे सामने विनम्रता से पकड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया, दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट, टोकरी को। यानी राइटर उस लड़की को समझाते हैं कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंड, दे सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ, द ग्रेट्युटी एड ए सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प के रूप में धन दान। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प, ग्रेट्युटी मतलब होता है धन दान। यानी राइटर उस लड़की को समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं टोकरी खरीद तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें एक विकल्प के रूप में धन दान दे सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया। रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या अपराध कर दिया है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। यानी जैसे ही वह लड़की के टोकरी में उन सिक्कों को डाला और समझाया कि वह टोकरी नहीं ले सकते, लेकिन इसके बदले में धन दान जरूर दे सकते हैं, तो लिखते हैं कि मैंने महसूस किया कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, फटे कपड़े पहने हुई है। रैग्स का मतलब होता है फटे चिथड़े कपड़े। ड्रेस्ड पहने हुई है, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के एज कगार पर है। रेज्ड हर चीन, अपने ठुड्डी को उठाई, चीन का मतलब होता है ठुड्डी। रिज्ड इन टू बास्केट, और टोकरी में हाथ डाली। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला के सभी गर्व और धैर्यता के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे धन को वापस कर दिया। यानी राइटर लिखते हैं कि यह 9 साल की बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है और भूखमरी के कगार पर है, उसने अपने टोकरी में हाथ डाली तथा अपने ठुड्डी को उठाया, और एक महिला के पूरे गर्व और धैर्यता के साथ उसने मुझे मेरा धन वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब एक ही चीज था, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। यानी अब एक ही चीज था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। फाइनली उन्होंने उस टोकरी को खरीद लिया उस छोटी लड़की के। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आँखों को पोछा। वाइप का मतलब होता है पोछना,
स्माइल्ड मुस्कुराई एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म और प्लेटफार्म से उतरी। डैश्ड डाउन का मतलब होता है उतरना। हिडेड छिप गई फॉर द सम ग्रास हट कुछ घास की झोपड़ी में, यानी जब उन्होंने टोकरी को खरीद लिया तो उसने अपने आंखों को पोंछा, मुस्कुराई और प्लेटफार्म से उतरकर एक घास की झोपड़ी में चली गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट जो कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड मैंने कहा दिस स्टोरी इस कहानी को टू द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई, क्योंकि उस समय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1950 की बात है ये, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। आई टोल्ड हिम मैंने उनसे कहा इट वॉज वन रीजन यह भी एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया कि मैं भारत से स्नेह करने लगा हूँ। यानी उन्होंने यह कहानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई और उन्होंने बताया कि यह भी एक कारण है कि मैं भारत से स्नेह करने लगा हूँ। द पीपुल आई सा इन इंडिया लोग जो मैंने भारत में देखे, फिर राइटर बताते हैं पीएम से कि लोग मैंने जो भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस गाँव के लोगों में भी और हाई ऑफिस यानी उच्च कर्मचारियों को भी, है बोथ प्राइड दोनों गर्व रखते हैं, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप और नागरिकता तथा मर्यादा की जीवंत अर्थ रखते हैं। डिसेंसी मतलब होता है मर्यादा। यानी राइटर बताते हैं पीएम से कि जिन भी लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वह गांव के हों या फिर किसी उच्च ऑफिस में हों, दोनों नागरिकता और मर्यादा का जीवंत अर्थ और गर्व को रखते हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए भी तीव्र इच्छा है। पैशन का मतलब होता है इच्छा, लालसा। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड यह सुंदर लड़की बॉर्न इन स्क्वायरल एंड पॉवर्टी जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई है। स्क्वायर का मतलब होता है गंदा वातावरण, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स व्याकरण और शिष्टाचार यानी भाषा दोनों में अनएजुकेटेड अशिक्षित है। हैड गिवन मी मुझे दे दी, मुझे प्रदान कर दी, एक ग्लिम्स एक झलक ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया भारत की गर्म आत्मा का। यानी राइटर लिखते हैं कि यह छोटी बच्ची जो गरीबी और गंदे वातावरण में पली है, गंदे वातावरण में जन्म ली है, व्याकरण और शिष्टाचार दोनों में अशिक्षित है, उसने मुझे भारत के गर्म आत्मा का एक झलक दे दी। तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने एक एक शब्द का हिंदी अर्थ आपको बताया है, जो भी कठिन वर्ड था उसका हिंदी अर्थ तो मैंने आपको जरूर बताया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।